हाय एवरीवन, वेलकम टू व्यास एकेडमी। एंड आज हम जो टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये है चैप्टर आई गेस 5 या 6 है, आप लोग देख लीजिएगा। 12th क्लास का पार्ट है ये। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे वन बाय वन। हम इस पूरे चैप्टर को टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर करेंगे। पूरी एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। एनसीईआरटी की पूरी लाइन टू लाइन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम विल सी कि नीट में या कंपटीशन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होते हैं। तो इफ़ अगर आप फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं या आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है या आपने पुराना चैप्टर मेंडल के बारे में नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी अबाउट दैट। हम इस चैप्टर में बहुत बेसिक से चालू करने वाले हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऑल राइट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सी, तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि इनहेरिटेंस का मतलब होता क्या है। ठीक है, देखो, इनहेरिटेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। इसको हम लोग वंशागति भी बोलते हैं। एक वंश से दूसरे वंश जब कोई भी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है, कैरेक्टर जब ट्रांसफ़र होता है, तो दैट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। हम लोग जो इसके जो पहले वाला टॉपिक था, देखो आप लोग के जेनेटिक्स में 2 मेन चैप्टर्स हैं, टोटल तो 3 चैप्टर्स है जेनेटिक्स वाले यूनिट में। First one is the principle of inheritance and variation, second one is the molecular basis of inheritance, and then the evolution. तो जो principle of inheritance and variation है, हम evolution की बातें बाद में करेंगे, बहुत अलग चैप्टर है वो। ठीक है, anyway, जो चैप्टर है ना आप लोग का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो इनहेरिटेंस होता है, जो वंशागति है, उसके क्या प्रिंसिपल्स है, उसके क्या लॉज है, कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था, वो साइंटिस्ट थे कि भी नहीं। ग्रीगर जॉन मेंडल वो पेशे से एक फादर थे, उनको बाद में फादर ऑफ जेनेटिक्स का टैग दिया गया था। ठीक है, तो सारी शुरुआत वहाँ से हुई थी, मेंडल के टाइम से हुई थी। तो जो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है वो एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर हम पूरे इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को समझे हैं, वहाँ पर पूरे लॉज को देखे हैं कि कौन से लॉज गवर्न होते हैं। जब कोई भी चीज़ें एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होती है तो कुछ लॉज के तहत उन लोग ट्रांसफ़र होते हैं। वो क्या लॉज थे, क्या प्रिंसिपल्स थे, हम ये सारी चीज़ों को देखे हैं उस चैप्टर में। एनीवे, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग ये सेम इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ने वाले हैं। देखो, जो मेंडल थे ना, मेंडल ने जब जेनेटिक्स की शुरुआत की थी तो उस समय डीएनए का डिस्कवरी नहीं हुआ था, और डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए जो मेंडल थे वो डीएनए की जगह फैक्टर वर्ड का यूज़ करते थे। ऑल राइट, आई गेस तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। देखो, अभी एट प्रेजेंट हमको पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन डीएनए ट्रांसफ़र होता है, पर ये चीज़ मेंडल को नहीं पता था। ठीक है, मेंडल हमेशा फैक्टर वर्ड का यूज़ करते थे या वो एलिमेंट वर्ड का यूज़ किया करते थे जो मेंडल थे। तो बेसिकली अभी हमको थोड़े टाइम के बाद ये समझ में आया कि मेंडल एक्चुअली में जिसको फैक्टर बोलते हैं वो डीएनए है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डीएनए कैसा दिखाई देता है, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, डीएनए अपने आप को डिवाइड कैसे करता है। इस चैप्टर में हम ये भी देखने वाले हैं कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है दैट इज़ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, हम उस प्रोजेक्ट के बारे में भी देखने वाले हैं। वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें काफ़ी सारे कंट्रीज ने एक साथ पार्टिसिपेट किया था। तो विल लुक ऑल दीज थिंग्स, बट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ बेसिक से। अगेन आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि हम बहुत बेसिक से चालू करेंगे। इफ नहीं भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी तो वो हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगेन ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स की शुरुआत करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो ग्रीगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने एक मटर के पौधे से जेनेटिक्स का शुरुआत हुआ था। जो वंशागति का जो शुरुआत था वो एक मटर के पौधे से किया गया था। हमको पता है, हालांकि आप हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी कवर करने वाले हैं, बट ये जो ग्रीगर जॉन मेंडल थे इन्होंने 7 साल तक के एक्सपेरिमेंट किया था। 1856 से 1863 तक के इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है,
7 ईयर्स तक के ये कंटिन्यू एक्सपेरिमेंट करते रहे। उसके बाद 1865 में इन्होंने अपना रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। तो माय पॉइंट इज कि ये जो जेनेटिक्स की शुरुआत है, ये शुरुआत एक मटर के पौधे से हुआ था, जो कि आज एक मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा चीज़ है। जो डीएनए है, हम डीएनए के बिना इमेजिन भी नहीं कर पाते। हम लोग जैसे दिखते हैं ना, कि जैसे मैं जैसी दिख रही हूँ, कि मेरी हाइट कितनी है, मेरी आंखों का कलर, बाल का कलर, मेरा स्किन टेक्सचर, इवन मेरी नेचुरल डेथ कब होगी, वो सब इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास होता है। तो जो डीएनए का जो डिस्कवरी था ना, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन माना गया। अभी भी डीएनए के ऊपर काफी सारे रिसर्च हो रहे हैं। अभी भी पता लगाया जा रहा है कि हम लोग कैसे जीन को मैनिपुलेट कर लेते हैं या कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आप लोग को बताई कि हमारे डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होते हैं कि हमारी नेचुरल डेथ कब होने वाली है। तो डीएनए का वो हिस्सा जिसमें हमारी नेचुरल डेथ वाली इंफॉर्मेशन है ना, अगर उस हिस्से के जीन को हम लोग कैसे भी करके मैनिपुलेट कर देंगे ना, तो हम अमर हो सकते हैं। अभी ये रिसर्च चल रहा है, अभी और इसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है, हम देखेंगे। तो बेसिकली ये जो जेनेटिक्स की शुरुआत है, जेनेटिक्स की शुरुआत एक मटर के पौधे से हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसको स्टार्ट किया था, इसलिए हम उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में विल लुक अबाउट दिस डीएनए कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये कैसे अपने आप को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, डीएनए के बारे में कुछ चीजें को जो बेसिक चीजें जो हमको पता रहना चाहिए इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, वो ये है कि जो डीएनए होता है ना हमारा, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए को हम लोग बॉस मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसको हम लोग बॉस मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे डीएनए के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। क्या इंफॉर्मेशन होगा? कि मेरी हाइट कितनी होगी, आंखों का कलर, बाल का कलर, नेचुरल डेथ, हाइट कितनी होने वाली है, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा डीएनए होता है। ठीक है, हम जैसे भी दिखाई देते हैं, हमारा जो भी अडेप्टेबिलिटी होता है, वो सब हमारे डीएनए की वजह से होता है। तो हम इसीलिए डीएनए को बॉस मॉलिक्यूल बोलते हैं। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन अगेन सी डीएनए में ये जो इंफॉर्मेशन होता है ना, ये स्प्लिटेड फॉर्म में होता है। हालांकि जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, तब मैं बात करूंगी कि स्प्लिट जीन और ये सारी चीजें क्या होती है, वो सब बात की बात है। अभी सिर्फ समझते जाओ, सुनते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोग को। एनीवे, तो देखो, ये जो डीएनए होता है, डीएनए में जो इंफॉर्मेशन होता है, ये स्प्लिटेड फॉर्म में होता है। ये टुकड़ों में इंफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे इतना बड़ा सा डीएनए है, इतना लंबा सा डीएनए है। ठीक है, इसमें इतने हिस्से में इंफॉर्मेशन है, इतने में नहीं है, फिर इतने हिस्से में इंफॉर्मेशन है, फिर नहीं है, फिर इतने हिस्से में इंफॉर्मेशन है। तो हम लोग के डीएनए में टुकड़ों में इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, उस हिस्से को हम जीन बोलते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम जीन बोलते हैं। ऑल राइट, तो अभी एट प्रेजेंट हम जो मेन जो रिसर्च हो रहा है ना, ये जीन मैनिपुलेशन को लेकर हो रहा है। हमारे पास जो भी फीचर्स हैं, जो भी लाइक कि हमारा फेशियल फीचर कैसे होगा, आँख, नोज, और कितनी हाइट होगी, कलर कैसा होगा, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे जीन में होती है। राइट है ना? तो अभी ना जीन मैनिपुलेशन के ऊपर रिसर्च चल रहा है कि इस जीन को ना हम कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं कि हम एक सुपर बेबीज बना सके। ये एक फ्यूचर है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ हमको इतना समझना है कि डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है, ये इंफॉर्मेशन टुकड़ों में होता है, और डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, उस हिस्से को हम जीन बोलते हैं। आई गेस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग देखते हैं आगे। देखो क्या लिखा है, ये एनसीईआरटी है। सी लेट मी रिपीट वंस अगेन कि हम लोग जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को पूरा कवर करेंगे, पूरा कॉपी करेंगे। हमको जहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर एनसीईआरटी से बाहर निकलना चाहिए, कुछ और मेडिकल की चीज़ें हमको समझना है, तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी के बाहर जाके पूरे नीट के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। नीट में जो आता है, या आप कोई भी कॉम्पिटिशन दे दो 12th के बाद, ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। बट मैं एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड भी करूँगी और उसको
समझाऊंगी भी, क्योंकि जब आप लोग कंपटीशन दोगे ना तो उसमें एनसीईआरटी को पूरा छाप देते हैं कभी कभी लाइन टू लाइन, तो आप लोग को एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोग अभी पढ़ने बैठे हो तो प्लीज एनसीईआरटी को ओपन करके ही बैठना, अंडरलाइन करना जहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी में, एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर। ये चीजें मैं अभी बताई, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग बात कर रहे थे, राइट, कि मेंडल के टाइम में डीएनए डिस्कवर नहीं हुआ था। अभी तो हम लोग को पता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन हमारा डीएनए ट्रांसफर होता है, बट ये चीज मेंडल को नहीं पता था, और मेंडल हमेशा फैक्टर वर्ड का यूज करते थे, ठीक है, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है ये सारी चीजें क्लियर नहीं थी। आगे क्या लिखा है, अगले 100 साल के अंदर या तकरीबन 100 साल के बाद हमको डीएनए के बारे में पता चला था, ठीक है। हम लोग बात करेंगे डीएनए के बारे में, यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई है। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द putative genetic material was investigated, culminating in the realization that DNA, deoxyribose nucleic acid, is the genetic material at least for the majority of organism। वेरी इंपॉर्टेंट। मेंडल के बाद तकरीबन 100 साल के बाद हमको ये पता चला कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो ट्रांसफर होता है वो डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको जेनेटिक मटेरियल भी कहा जाता है। तो एनीवे एक चीज याद रखना कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जेनेटिक मटेरियल भी दो टाइप के होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। डीएनए और आरएनए दो टाइप के हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अगर हम लोग इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए से फिर डीएनए की डिस्कवरी हुई गई, डीएनए को डिस्कवर किया गया था, या आरएनए से डीएनए बना था, ठीक है। तो हम लोग और इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, और जो कुछ वायरसेस होते हैं, सम वायरसेस, ठीक है, कुछ वायरस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। इसको याद रखना, हम लोग बात करेंगे। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम पहले की दुनिया को आरएनए वर्ल्ड बोलते थे। हम लोग इसके भी ऊपर बात करने वाले हैं कि जब आरएनए जेनेटिक मटेरियल था, जब आरएनए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता था, तो क्यों जरूरत पड़ी डीएनए को डिस्कवर करने की, या फिर आरएनए से डीएनए क्यों आया हमारे इतिहास में या हमारे इवोल्यूशन में, ये सारी चीजें क्यों हुआ था, इसके भी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। बट एनीवे क्या लिखा है इन क्लास, पता नहीं क्या है, you have learned that the nuclear class 11 you have learned that the nucleic acid are the polymer of the nucleotides, ठीक है। डीएनए और आरएनए को हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, इनको हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनको न्यूक्लिक एसिड भी कहा जाता है। ऑलराइट, ठीक है। तो क्लास 11 में आप लोग बायोमोलिक्यूल में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत कि न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, इन लोग पॉलीमर होते हैं, इन लोग न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है हम आने वाले टाइम में देखने वाले हैं, आने वाले लेक्चर में देखने वाले हैं। एनीवे तो ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए का वो हिस्सा जिसमें इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो रिसर्च चल रहा है वो जीन मैनिपुलेशन के ऊपर चल रहा है। जीन मैनिपुलेशन एक ऐसा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है हमारे मेडिकल में, अभी जिसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, इससे हम लोग आगे जाके डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं। डिजाइनर बेबीज काफी हद तक के ये पॉसिबल है, ये सारी चीजें आगे जाके पॉसिबल है। अगर कोई कपल है ना, अगर वो आके बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है ये टॉम क्रूज के जैसे दिखाई दे और इसका जो दिमाग है वो आइंस्टाइन के जैसा हो, तो ये सारी चीजें काफी हद तक के पॉसिबल होगी। तो जो डॉक्टर्स है, आप डॉक्टर के पास जाकर एक पूरा लिस्ट लेके जा सकते हो कि ठीक है मेरे को ऐसा हमारा बच्चा ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा दिमाग होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, वो जो जीन होगा ना उसमें वैसे वाले जीन डाल देंगे कि वो टॉम क्रूज के जैसा दिखाई दे, मतलब वो गोरा हो, और फिर गोरा काले से वैसे तो फर्क नहीं पड़ता है और ये सारी चीजें गलत है, बट एनीवे टॉम क्रूज गोरा है, ठीक है। तो टॉम क्रूज के जैसे बच्चा दिखाई दे तो वो वाला जीन डाल देंगे।
आइंस्टाइन का जीन डाल देंगे सो दैट वो बहुत ज़्यादा होशियार हो बच्चा। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में पॉसिबल है। द डिज़ाइनर बेबीज, this is the future of our genetics और the medical। हम इसके बारे में और बात करेंगे जब मैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगी, तब हम इसके ऊपर बात करेंगे डिजाइनर बेबीज। ऑलराइट, ठीक है। देखो क्या लिखा है आगे, द deoxyribose nucleic acid DNA and the ribose nucleic acid that is RNA are the two types of nucleic acid found in the living system, जो कि हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो होप सो तुम लोग अपनी बुक खोल के बैठे हुए हो, ठीक है। तो एनीवे जो डीएनए और आरएनए होता है, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है, इसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमको, ठीक है। डीएनए और आरएनए को जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है इनको, ठीक है। दो टाइप के होते हैं न्यूक्लिक एसिड, क्यों फिर से रिपीट करिए, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं। सी DNA act as the genetic material in most of the organism, majority of organism में DNA genetic material होता है, while जो RNA होता है this act as a genetic material in some viruses, mostly function as messenger। देखो जो मैंने क्या बात किया था, अभी हम लोग क्या बोले थे कि डीएनए और आरएनए में आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, ऑलराइट, इसलिए पहले की दुनिया को हम लोग आरएनए वर्ल्ड बोलते थे। बट यू नो आरएनए से डीएनए को इसीलिए डिस्कवर किया गया ना, क्योंकि आरएनए का एक ड्रॉबैक था, जो आरएनए होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली रिएक्टिव होने का कारण, हाईली रिएक्टिव होने का मतलब क्या है, अगर आरएनए हाईली रिएक्टिव है इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। ऑफ कोर्स ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है। कोई भी लोग जो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उन लोग बहुत लेस स्टेबल होते हैं। हमारे भी आसपास ऐसे लोग होते हैं बाय द वे कि उन लोग बहुत अनस्टेबल होते हैं, उनको थोड़ा सा पिंच करो उन लोग तुरंत सिम्टम आ जाते हैं, है ना, एकदम लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। टच कैसे हुआ, तो मेरा पेन कैसे ली, ये सब, तो उन लोग कितने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, राइट, है ना। तो जो आरएनए है ना, जिन लोग जितने ज़्यादा रिएक्टिव उन लोग उतने कम स्टेबल होते हैं। तो सेम गोज फॉर आरएनए एज वेल। जो आरएनए होता है ना, आरएनए हाईली रिएक्टिव और लेस स्टेबल होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव ये हाईली रिएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि आरएनए का जो पेंटोज शुगर होता है उसके सेकंड कार्बन में OH ग्रुप होता है, तो ऑक्सीजन होने के कारण ये लोग हाईली रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिव है इसीलिए लेस स्टेबल है। इसीलिए आरएनए से ना जब डीएनए को डिस्कवर किया गया तो इसके ना ये ड्रॉबैक को हटाया गया था। यू नो आरएनए में जो ड्रॉबैक था कि ये हाईली रिएक्टिव है, तो ये चीज हमको डीएनए में नहीं दिखाई देता है। जो डीएनए होता है ये लेस रिएक्टिव, हमारा जो डीएनए होता है या जो डीएनए होते हैं ये लेस रिएक्टिव एंड हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं। हमारा डीएनए इतना स्टेबल होता है कि ये अभी तक के ज़्यादा चेंज नहीं। यू नो आदि मानव के टाइम से अगर हम लोग अभी तक की हमारी बात करेंगे ना, तो उस टाइम भी उनके 10 उंगलियां थी, ठीक है, हेयर्स थे, हमारे भी वैसे ही है, सारी वैसे दिखाई देते हैं। तो हमारा जो डीएनए है ये हाईली स्टेबल होता है। तो इसीलिए ये ज़रूरत पड़ी कि आरएनए से डीएनए को डिस्कवर किया जाए। ये कैसे किया गया था ना, जब हम लोग इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे हम वहां पर बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो एनीवे इसीलिए जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, और कुछ वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। देखो आगे क्या लिखा है, जो आरएनए है ना, आरएनए जेनेटिक मटेरियल के भी जैसे काम करता है और ये मोस्टली मैसेंजर के भी जैसे काम करते हैं। इसके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ। देखो क्या लिखा है, आरएनए हैज अ एडिशनल रोल एज वेल। आरएनए का एडिशनल रोल भी होता है। इट फंक्शन एज द अडेप्टर, स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। जो आरएनए होते हैं इनके अलग अलग काम होते हैं। देखो मैं क्या बताना चाह रही हूँ ना, कि जो आरएनए होता है, आरएनए भी दो टाइप का होता है, ठीक है। एक जेनेटिक आरएनए होता है और एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। सी जो जेनेटिक आरएनए होता है ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर होता है, तो इसलिए हम लोग आरएनए को भी जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। बट जो दूसरा टाइप का आरएनए होता है उसको हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं। ये नॉन जेनेटिक आरएनए भी ना तीन टाइप के होते हैं। एक होता है एमआरएनए,
जिसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, एक होता है आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए, और एक होता है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं ना, इन लोग 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए होते हैं यही मैसेंजर के जैसे काम करते हैं, ये ट्रांसफर का भी काम करते हैं, इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन रीड करेंगे? डीएनए की इंफॉर्मेशन रीड करेंगे। ठीक है, ये होता है। तो एनीवे जब हम लोग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जब आरएनए के बारे में अलग से बात करेंगे तब मैं और बताऊंगी इसके बारे में, कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझो कि जो आरएनए होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, जेनेटिक या नॉन जेनेटिक। नॉन जेनेटिक आरएनए भी 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कि जो आरएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल के भी जैसे काम करता है और मैसेंजर के भी जैसे काम करता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल के जैसे काम कर रहे हैं इसका मतलब वो जेनेटिक आरएनए है, अगर वो मैसेंजर के जैसे काम कर रहे हैं मतलब वो नॉन जेनेटिक आरएनए की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो मैसेंजर के जैसे काम करे या वो अडेप्टर के जैसे या स्ट्रक्चरल के जैसे। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। टीआरएनए को हम लोग अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक। देखो आगे क्या लिखा है, इन क्लास 11 यू हैव ऑलरेडी लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड द वे दिस मोनोमर्स यूनिट आर लिंक्ड टू फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर। ठीक है, क्लास 11 में बायोमोलिक्यूल में आप लोग ने पढ़ा होगा कि जो डीएनए और जो आरएनए होते हैं इनको न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। डीएनए और आरएनए एक पॉलीमर होते हैं और इन लोग बने हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना होता है डीएनए और आरएनए, इसीलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो हम लोग आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, बट एनीवे हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी पढ़े होगे, नहीं भी समझ में आया होगा, तो ये चैप्टर में ये सारी चीजें कवर होने वाली है तुम लोग को, तुम लोग की। देखो क्या लिखा है इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, ये सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर से क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी आते हैं, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे रेप्लिकेशन से एक क्वेश्चन तुम लोग का फिक्स है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन में क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, तो हम लोग इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगेन लेट मी रिपीट कि ये चैप्टर रटने वाला नहीं है, आप लोग को समझना पड़ेगा। तो इफ अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी तो नीचे कमेंट कर सकते हो, और एल्स अगर छूट गया है तो पीछे जाकर देख सकते हो। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी चलो चलो देखो आगे बढ़ो। क्या लिखा है, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड हैज सेट अ न्यू एरा ऑफ जीनोमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। सी इस चैप्टर में हम लोग एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैं अभी आप लोग को स्टार्टिंग में बताई कि जो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। यू नो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ना पहले के टाइम में ना बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। ये चीज़ें हमको अभी भी दिखाई देती है, पहले के टाइम में थोड़ा और ज़्यादा था। यू नो पहले के टाइम की चीज़ें ऐसी थी ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, जो आम जो राजा लोग थे ना, उन लोगों ने एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था उन लोगों की कि अरे नहीं, हाँ हम लोग देवताओं के वंश से आए हुए हैं, और इसीलिए उन लोग का एक कॉमन कॉन्सेप्ट था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। जो आम आदमी लोग थे ना, उन लोग भी राजा को वैसे ही देखते थे। जो राजा था वो उन लोग दिखने में भी अच्छे होते थे। उनकी अच्छी हाइट है, अच्छे कद के होते थे, अच्छे योद्धा होते थे उन लोग। तो जो आम आदमी है ना, वो कभी सोच भी नहीं सकता था राजा बनने का। और राजा लोग को ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि हम लोग देवताओं के वंश के आए, इसलिए हम आम नागरिक लोग से नहीं घुल मिल सकते, या हम शादी करने का नहीं सोच सकते। और जो प्रजा रहती थी, जो आम आदमी लोग थे, उन लोग को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। उनका ऐसा था कि अरे नहीं, ये तो देवताओं के वंश के, इसीलिए काफी सारे लोग राजाओं को पूजा करते थे उस समय। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन था ना, तो तुम लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना कि एक जो आम आदमी है ना, ये राजा बनने का कभी सोच भी नहीं सकता। एट द सेम टाइम लोग कास्ट को भी लेकर डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कलर को भी लेकर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। अगर हम लोग
कुछ कंट्रीज की बात करें तो वहां पर ब्लैक एंड वाइट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो जो वाइट पीपल है उन लोग ब्लैक पीपल को अच्छा ट्रीट नहीं करते। अभी तो काफी सारी चीजें चेंज हो गई है, हमारा कंट्री या हमारा वर्ल्ड एक एक बेटर प्लेस बन सकता है अभी, और ऑफ कोर्स बनेगा। तो देखो पहले ब्लैक एंड व्हाइट के भी बीच में काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो यू नो ये चीज ना उन लोग के ना दिमाग में था कि नहीं, अगर वी आर वाइट पीपल्स, वी आर सुपीरियर, हमारा डीएनए बहुत अच्छा है। ब्लैक पीपल लोग को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था कि वी आर नॉट ब्यूटीफुल, और हमारा डीएनए अलग है, या वी डोंट नो कि हम क्या कैरी करते हैं। तो यू नो ये सारी चीज़ों को ना दिमाग में रखते हुए ना फिर एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था जिसका नाम यही ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के तहत ना ये चीज़ सच में पता लगा रहे थे कि क्या सच में राजा का खून और आम प्रजा का खून अलग होता है? क्या सच में वाइट पीपल का डीएनए और ब्लैक पीपल का डीएनए अलग होता है? क्या सच में ये सारी चीज़ें होती है क्या? तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। और इसका अपोज भी हुआ है कि एक डर भी था साइंटिस्ट लोग को, व्हाट इफ कि अगर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में अगर हम लोग पूरे डीएनए को पढ़े और अगर सच में अलग निकल गया तो फिर तो ये डिस्क्रिमिनेशन और बढ़ जाएगा, राइट है ना। तो एक सेंस ऑफ फियर भी था साइंटिस्ट लोग के दिमाग में, बट इवेंचुअली ये चीजें करनी थी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें ह्यूमन बींग्स के पूरे जीनोम, पूरे डीएनए को पढ़ा गया था। हमारा जो डीएनए होता है ना ये 2.2 मीटर लंबा होता है, तो हमारे पूरे 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को पढ़ा गया था इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। और फिर आखिरी में एक रिसर्च नहीं, आखिरी में हमको जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि हम जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, हम सबका 99.9% डीएनए एग्जैक्ट सेम होता है। हम जो एक दूसरे से इतने अलग दिखाई देते हैं ना, सी हम लोग सबके पास 10 उंगलियां हैं, एक मुंह, 2 आंख, 2 कान, ठीक है, 2 कान, ठीक है, ये सारी चीजें हमको दिखाई देती है, बट येट हम एक दूसरे से इतने अलग होते हैं। अलग हमारा पर्सनैलिटी या हमारा अपीयरेंस स्टिल अलग होता है, हमारी इंडिविजुअलिटी बहुत अलग होती है, वो सिर्फ 1% की वजह से होती है। तो वो वाली जो मानसिकता थी ना जो लोगों के दिमाग में आती थी कि नहीं राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कि हम सुपीरियर है, हम इंफीरियर हैं, तो वो सारी चीज़ें हटी फिर इसके बाद। हालांकि अभी भी ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे काम होना बाकी है, जब तक कि हम अपना माइंडसेट अच्छा नहीं करेंगे ना कुछ भी नहीं हो सकता। तो बेटर it would be more good that we should become a better person, we should make our world a better place to live in। तो anyway हम लोग इस चैप्टर में मतलब हम लोग देखेंगे आगे कि ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल in the living system, that is DNA. In subsequent section we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship is with RNA, ठीक है। तो जो कि हम लोग ऑलरेडी डीएनए के बारे में इतनी सारी बात कर चुके हैं, तो अब हम फाइनली देखते हैं कि डीएनए क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे पता चला था कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैकेजिंग होती है इसकी, ये सारी चीजों को देखेंगे। जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब हम ये भी देखेंगे कि डीएनए एक बेहतर जेनेटिक मटेरियल के रूप में कैसे सामने आया था, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। सी तो टॉकिंग अबाउट दिस डीएनए, क्या लिखा है यहाँ पर, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। जो डीएनए है, डीएनए एक टाइप का पॉलीमर होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है, हमको पता है 2.2 मीटर लॉन्ग पॉलीमर होता है। ये किससे बना हुआ होता है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। ये न्यूक्लियोटाइड में क्या बोलते हैं, शुगर होता है, उस शुगर को हम लोग राइबोज शुगर बोलते हैं। ऑक्सीजन नहीं होते इसीलिए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। इसको हम लोग बात करेंगे जब स्ट्रक्चर देखेंगे। The length of DNA is usually defined as the number of nucleotide, ठीक है। देखो एक जो डीएनए या जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने हुए रहते हैं। जैसे हम लोग सेल से बने हैं, ये जो दीवार है ये दीवार ईंटों से बना हुआ है, वैसे जो डीएनए होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को डीएनए के लेंथ का पता लगाना है तो मैं न्यूक्लियोटाइड को गिन लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा। लेंथ यहाँ पर वही लिखा है कि द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द
नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमारे बॉडी में डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, ये भी पेयर में दिखाई देते हैं। वो कैसे होता है अगेन हम बाद में बात करने वाले हैं, जिसको हम बेस पेयर बोलते हैं, प्रेजेंट इन इट। दिस ऑल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक डीएनए में कितना न्यूक्लियोटाइड है और वो कैसा है, कि वो पेयरिंग में है कि वो अनपेयर्ड है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे अगर हम अपनी बात करेंगे, हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, हमारा जो डीएनए होता है, हमारे डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स पेयर में दिखाई देते हैं, जिसको बेस पेयरिंग बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। अगेन हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। दूसरे प्लांट्स में अलग दिखाई देता है हमको, हमारे में अलग चीजें दिखाई देती है। सारी चीजों को बात करने वाले हैं। देखो आगे क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज नोन एज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो क्या लिखा है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज एक टाइप का बैक्टीरिया नहीं है, ये एक वायरस होता है। देखो फेज का मतलब होता है ईटर, कितना गंदा स्पेलिंग है भाई। फेज का मतलब होता है ईटर, बैक्टीरिया का मतलब होता है बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया ईटर, ये एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया को खाता है। सबको एक दूसरे को खाते हैं, नो प्रॉब्लम। ये एक बैक्टीरियोफेज है, ये इसका नाम है 5174। इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। इसके में सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड इसका डीएनए होता है, इसीलिए इसके न्यूक्लियोटाइड का नंबर 5386 है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज बोर्ड एग्जाम में आ सकता है आप लोग का, नीट में भी पूछते हैं इसको। बैक्टीरियोफेज एक दूसरा टाइप का वायरस होता है, एक दूसरा टाइप का बैक्टीरियोफेज वायरस होता है जिसका नाम है लैम्डा। इसके पास 48502 बेस पेयर्स होते हैं, ठीक है। बेस पेयर मतलब इसमें जो नाइट्रोजन बेस होगा ना, ये ऐसे हमको पेयर में दिखाई देते हैं, ठीक है। ये हमको ऐसे पेयर में दिखाई देते हैं। तो ऐसा, हालांकि ये सब नाइट्रोजन बेस पेयरिंग क्या होता है हम लोग बात करेंगे, माइट भी शायद नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि हो सकता है कि ये थोड़ा सा लेक्चर लॉन्ग हो जाए। तो एनीवे, ये जो बैक्टीरियोफेज लैम्डा होते हैं, इसके पास 48,502 बेस पेयर्स होते हैं। इसके में पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। 5174 में पेयरिंग नहीं दिखाई देती है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड से गिनते हैं, इसमें हम लोग बेस पेयरिंग से गिनते हैं। एश्रिया कोलाई की बात करें, एश्रिया कोलाई एक टाइप का बैक्टीरिया होता है। हम बायोटेक्नोलॉजी को इसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो एश्रिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होता है, ठीक है। 106 नहीं होता, 10⁶ बेस पेयर होता है। अगर हम लोग अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हमारा जो हैप्लॉइड कंटेंट होता है ह्यूमन डीएनए का, दैट इज द 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर होता है हमारे पास, ठीक है। तो माय पॉइंट इज, हम लोग जो कि वही बात कर रहे थे कि जो डीएनए का जो लेंथ होता है, डीएनए का लेंथ वेरी करता है और ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। बैक्टीरिया वायरस में अलग लेंथ होता है, बैक्टीरिया में अलग लेंथ होता है, हम ह्यूमन में अलग लेंथ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो कि आई फील हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर आप लोग को समझ में आए तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई होप सो आप लोग को समझ में आए हो। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो क्या चीजों से मिलकर बना रहता है। न्यूक्लियोटाइड से तो बना रहता है, पर न्यूक्लियोटाइड भी क्या चीजों से मिलके बना रहता है, वो कैसे दिखाई देता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। तो ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ऑल राइट, ओके, थैंक यू सो मच, बाय।